अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर ये 2016 का जो पहला पेपर था वो केएमडीसी वाला था और ये डाउ वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, एसआई यूनिट, द यूनिट ऑफ द इन एसआई यूनिट्स द यूनिट ऑफ कैंडला इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी। अच्छा, उसके बाद हमें प्रोजेक्शन मालूम करनी है ई की ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि भाई जब इस तरह का क्वेश्चन हो कि भाई एक वेक्टर का प्रोजेक्शन और दूसरे वेक्टर पर, तो सबसे पहले हम उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं ई डॉट एफ, ठीक है। और जो लास्ट वाला वेक्टर होता है उसका अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने उसको पुट किया, इस डॉट प्रोडक्ट हमने लिया है और इसको इसी तरह सॉल्व किया स्क्वायर डालकर, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आ जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है ये कैंसिल हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 400 ग्राम बॉल है, ठीक है। उसको एक कोट से टाई किया गया है, फिर उसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में रेडियस में यानी एक घुमाया गया। इफ़ द बॉल मेक्स अ 5 कंप्लीट रेवोल्यूशन, फॉर एग्जांपल एक बॉल आप लो, उसे धागे से बांधो और फिर उसे गोल गोल घुमाओ। कुछ इस तरह का सिनेरियो इन्होंने बनाया हुआ है। पर ये बोल रहे हैं, वो तो बात की बात है, ये लोग बोल रहे हैं कि भाई अगर वो बॉल जो है 5 कंप्लीट रेवोल्यूशंस इन 2 सेकेंड करे, अब बॉल की लीनियर वेलोसिटी बताओ। अच्छा चलो फॉर्मूलाज और क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, लेकिन पहली बात याद रखना कि जो एक लीनियर वेलोसिटी और एक एंगुलर वेलोसिटी, जो एंगुलर वेलोसिटी है उसके एसआई यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन उसके जो अदर यूनिट्स है वो ये हैं डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर एंड साइकिल पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद अगर हम सोल्यूशन पर आए तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनता है वो कुछ इस तरह होता है, ठीक है। अब याद रखिएगा कि जब भी रेवोल्यूशन पर सेकंड की बात हो रही हो, तो अगर रेवोल्यूशन पर मिनट हो तो बस आपने कुछ नहीं करना, बस 2π/60 से मल्टीप्लाई कर लेना है। और अगर रेवोल्यूशन पर सेकंड की बात हो रही हो तो उससे मल्टीप्लाई करना है 2π से, ठीक है। बाकी बहुत सारी आपको वैसे आपको कॉन्सेप्ट बनाने होंगे कि भाई ये रेवोल्यूशन पर मिनट से क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस वक्त हमें सिर्फ सोल्यूशन जल्दी सॉल्व करना पड़ता है अपने क्वेश्चन को। तो बस ये याद रखिएगा, RMP होगा तो 2π/60 से मल्टीप्लाई करो, RP सेकंड होगा तो भाई 2π से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इसी तरह हमने रेडियस रखा है, ठीक है, और 5/2 रखा है, जो रेवोल्यूशन 5 रेवोल्यूशन इन 2 सेकेंड्स दिया था ना। और अगर रेवोल्यूशन पर सेकंड है तो भाई मल्टीप्लाई बाय 2π कर लो। ये सब करने से आपका आंसर 9.42 मीटर पर सेकेंड निकल आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जाएं तो ग्रेविटेशनल फोर्स मांगी है, 2 बॉल्स ऑफ ईच। अच्छा, आपको मासेस भी दिए गए हैं, आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकलवानी है, ठीक है। आपको डिस्टेंस भी दिया गया है, तो मासेस भी है, डिस्टेंस भी है, और ये वाले कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इस फॉर्मूले से आपका आंसर निकल आएगा। उसके बाद हमें जो है 700 न्यूटन यानी आपको वेट दिया गया है, ठीक है। असल में ये वेट दिया गया है और आपको बोला गया है कि भाई और आपको एक हाइट दी गई है। आपसे पूछें कि भाई चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh। और अगर W को हम खोलें तो क्या बनता है, वेट का फॉर्मूला हम खोलें तो क्या होता है, mg। यानी आपको mg नहीं लिखना, बस आपको ऑलरेडी आपको वेट दिया गया है, बस आपने 700 मल्टीप्लाई बाय 300 करना, 7000 मल्टीप्लाई बाय 300 करना है। इससे आपका आंसर P निकल आएगा। यहाँ का जो आंसर था वो आपका A आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, भाई मास है, स्प्रिंग से अटैच है, उसको डिस्प्लेस किया है थ्रू 0.04 मीटर फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी एक स्ट्रिंग एक मास था, ठीक है। एक स्ट्रिंग से एक मास अटैच था, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। उसको हमने यहाँ से डिस्प्लेस करके थोड़ा सा फासला तय किया है, उसने 0.4 मीटर पर आया है, फिर हमने उसको रिलीज़ किया है। तो अब बताओ, अगर स्ट्रिंग का कांस्टेंट ये है तो टाइम पीरियड क्या होगा, ये आपका फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, इन द सेंस ऑफ अगर आपसे स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया हो तो ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। जिससे आपका आंसर ये आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट विल द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर जब हम इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आएगा E, क्योंकि जो वो ऑब्जेक्ट होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा लेंस से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, एक कंडक्टर है, वो कैरिंग करंट, एक कंडक्टर है जो करंट कैरी कर रहा है, उसका लेंथ L है। अब अगर हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस में रखें 90 डिग्री पर तो वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। अच्छा, मैंने एक तस्वीर थी, अब आपके पास आएगी ना, तो इन द सेंस मैग्नेटिक फोर्स जो है ना,
वो एक तो वो कंडक्टर पर एक्ट कर रहा है कि भाई एक कंडक्टर है, उसमें करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। एक जो है आपको पता है ना, दो फार्मूलाज है, एक बिल साइन थीटा से हम याद रखते हैं, एक जो है क्यू वी बी, ठीक है। दोनों फार्मूलाज है मैग्नेटिक फोर्स के। लेकिन ये वाला जो है जब हम कंडक्टर की बात कर रहे हो, और ये वाला तब आता है जब हम किसी चार्ज की बात कर रहे हो कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक चार्ज आ गया है, वो चार्ज पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, यानी जो भी चार्ज अंदर आया है। जब भी कोई ऐसा सिनेरियो या किसी सिचुएशन क्वेश्चन में दी गई हो कि मैग्नेटिक फोर्स मालूम करनी हो लेकिन बात अराउंड द चार्ज घूम रही हो, और कभी सवाल इस तरह होगा कि आपको कंडक्टर का ज़रूर बोला होगा कि भाई एक कंडक्टर है या कोई एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ ये है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो इस लिहाज से ये बिल साइन थीटा होता है, ये क्यों भी कॉस थीटा आई थिंक होता है कि साइन थीटा होता है, इसका मैं थीटा भूल गई हूँ। लेकिन इन दोनों के ना हमने थीटाज रखे हुए कि भाई 90 डिग्री पर ये मैक्सिमम है, ये वाला 180 डिग्री पर ज़ीरो है, तो इन दोनों का मैंने पिक डाली होगी, आ भी रहा होगा, ठीक है, आप वो देख लीजिएगा। लेकिन अगर ये यहाँ पर बिल साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा, और जब 90 डिग्री का होता है, एक्सपीरियंस कर रहा होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स उस वक्त मैक्सिमम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। अब हमें हीट ट्रांसफ़र टू एंड फ्रॉम द सिस्टम व्हेन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, अच्छा छोड़ो हमें बस हीट मालूम करनी है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, मेन चीज़ क्या है सवाल में, हीट मालूम करनी है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। उसके बाद जो वर्क डन है वो ऑन द सिस्टम हुआ है। अच्छा, मैंने कितनी बार उसकी तस्वीर डाली है वीडियोस में, ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। पिछली वीडियोस में मैंने बहुत डाली हुई है। यहाँ पे बस हमें हीट मालूम करनी है, बाकी सारा सेम सिचुएशन है। ये फॉर्मूला है, वर्क डन नेगेटिव आएगा क्योंकि ऑन द सिस्टम है, इंटरनल एनर्जी भी नेगेटिव में डाली जाएगी क्योंकि डिक्रीज़ हो रही है, और आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आए, व्हाट विल बी द एनर्जी इन जूल व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एक्वायर स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। भाई हमें एनर्जी बतानी है इलेक्ट्रॉन की। अच्छा, अगर यहाँ पे बोला होता कि भाई एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी मालूम करो जब वो स्टेशनरी था, ठीक है, स्टेशनरी या नहीं, लेकिन अगर कुछ हाइट पर था, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता पोटेंशियल एनर्जी, सही है। लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसने क्या कर लिया, उसने स्पीड एक्वायर कर लिया, यानी वो मूव कर रहा है, और जब भी कोई चीज़ मूव करती है तो वहाँ पर आ जाती है काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बहुत इजी है, बस यहाँ पे हमें स्पीड दिया गया है और इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है क्या है, 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ जब आप ये चीज़ें पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आपका आंसर आएगा तो वो आएगा 4.55 मल्टीप्लाई बाय 10⁻29 समथिंग आएगा, और ये इन्होंने 19 लिखा हुआ है, तो ये शायद इनसे गलती हो गई है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट हुज मास, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास ये है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से घूम रहा था, टाइम पीरियड इतना था। अब भाई मोमेंटम बताओ। अच्छा, मोमेंटम जो इन्होंने मांगी है ना, अगर आप यूनिट्स को देखो तो जी में सेंटीमीटर, यानी आपको इसको चेंज नहीं करना। दूसरी बात, अगर मोमेंटम का फॉर्मूला देखें तो एम वी होता है, लेकिन मोमेंटम का फॉर्मूला एफ और से टाइम और फोर्स भी होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला भी होता है। तो फोर्स आप कैसे निकालोगे, फोर्स हर इंसान को पता है, एम ए से निकलता है, मास आपको दिया है, एक्सेलरेशन भी आपको दिए और टाइम पीरियड, तो इससे आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला सवाल, आपको वायर की लेंथ दी गई है और वो राइट एंगल पर मूव कर रहा है अक्रॉस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसकी स्पीड ये है। अब फ्लक्स डेंसिटी अगर इतनी है तो भाई मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ क्या आता है। अच्छा, ये इसका फॉर्मूला ये है, आपको मैग्नेटिक इंड्यूस ईएमएफ का आपको मैग्नीट्यूड बताना है, यानी अभी आपको समझ आया, इंड्यूस ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ई, ये है आपकी फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, ये है आपका लेंथ, और ये वी आपको जो स्पीड दी गई है, और लेंथ का आपने चेंज करना होगा, ठीक है, 3 सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। तो 2 कैपेसिटर्स हैं, सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, 360 वोल्टेज दी गई है। भाई चार्जेस बताओ C1 और C2 पर। अगर हम वही चीज़ अप्लाई करें जो पिछली वीडियो में अप्लाई किया था, तो यहाँ पे बहुत सारों के इन्होंने सेम दिए हैं, ठीक है, तो ये वो वाली आसानी तो नहीं हो सकती, तो हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। पहले हमें
इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाले तो 24/3 निकल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम उसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल गया, हमें वोल्टेज मिल गई, और चार्ज हम एक भी निकाल लें तो आपको पता है ना सीरीज़ में चार्जेस सेम होती है, ठीक है। तो ये दोनों पर अप्लाई होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये रहा आपका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, एक ट्रांसफार्मर है, उसकी वोल्टेज इतनी है, ठीक है, एंड इट सप्लाई 3000 वोल्टेज टू द डिवाइस, यानी ये आपका हो गया प्राइमरी वोल्टेज। ये सेकेंडरी वोल्टेज, जो करंट है सेकेंडरी वाइंडिंग, देन इट इज़ ये वाला करंट, द करंट थ्रू द प्राइमरी वायर, प्राइमरी यानी ये आपकी IP हो गई या IS हो गया। आपको अगर हम प्रॉपर सवाल पर आए तो आपको नंबर ऑफ़ टर्न्स मांगे सेकेंडरी पर, तो ये दो फार्मूलाज मैंने इसलिए नहीं डाले, यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये हमने इस तरह डाला हुआ है ताकि आपको दोनों चीज़ें समझ आए कि कभी कभी आपको करंट दी होगी और आपको वोल्टेज मालूम, कभी आपको करंट दिया होगा और आपसे कहेंगे कि भाई आप वो निकालो, वोल्टेज निकालो, वोल्ट निकालो ट्रांसफार्मर का, ठीक है। तो फिर आपको ये वाला फार्मूला लगाना होगा, लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ़ टर्न्स मांग रहे हैं तो आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे हमारा आंसर ई निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर जाएँ। 26, अ कार गोइंग अराउंड अ सर्टन कर्व एट अ स्पीड ऑफ 25 km/h, सेंट्रीपिटल फोर्स, इफ़ द स्पीड ऑफ द कार इज़ डबल द सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, ये फार्मूला है। अगर हमको देखें तो सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि अगर कार की स्पीड डबल हो जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स पर क्या असर होगा। अब फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स का और स्पीड का अगर आप रिलेशन देखो तो v² के डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर फोर्स डबल हो रही है, अच्छा स्पीड डबल हो रही है, इफ़ द स्पीड ऑफ द कार, अगर ये स्पीड डबल हो रही है तो फोर्स कितना होगा। अब आप खुद देखो, अगर स्पीड डबल हो रही है और स्पीड पर क्या है स्क्वायर है, तो ये 2 बन जाएगा 4, तो फोर्स आपको क्या बन जाएगा क्वाड्रेपल। उसके बाद एक हैंड बॉल है जिसको हमने वर्टिकली टॉस किया है, विद द वेलोसिटी ऑफ दिस अप्रॉक्सीमेटली हाउ हाई इट विल गो। फॉर एग्जांपल किसी के हाथ में बॉल था, उसने उसे सीधा फेंका, वर्टिकली यही होता है, जब उसने उसे सीधा फेंका तो भाई अभी हमें बताओ कि कितना हाई चला गया होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आता है, ठीक है। ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे। VI आपको पता है क्योंकि बॉल इनिशियली हाथ में था, तो यानी VI 0 है। इसको थोड़ा चेंज करें तो इस तरह का आंसर निकल आएगा। 2 आपको दिया है, 9.8, 2 फार्मूले में 9.8 आपको मालूम है, ठीक है। वेलोसिटी आपको दी गई है, हाइट मालूम करना है, सही है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर, अपॉन सिग्नल ऑफ स्टार्टिंग द रेस। ये थोड़ा मुश्किल है, इसको सिंपली जल्दी करते हैं कि भाई अपॉन सिग्नल था, क्या हुआ कि अपॉन सिग्नल ऑफ स्टार्टिंग द रेस, जैसे ही रेस स्टार्ट हुई एथलीट ने फ्रॉम द रेस्ट, एथलीट क्या था स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, वो स्टार्ट हुआ यानी सिग्नल आ गया ना बीच में तो वो रुक गया। अब जैसे ही सिग्नल खुला तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलना स्टार्ट किया उसने। उसी टाइम क्या हुआ कि एक साइकिलिस्ट जो है वो ट्रेवल कर रहा था कांस्टेंट स्पीड के साथ और उसने उस एथलीट को पास कर लिया। अब बताओ कि हाउ फार बियॉन्ड द स्टार्टिंग पॉइंट विल द एथलीट ओवरटेक द साइकिलिस्ट। अच्छा, कितना वो स्टार्टिंग पॉइंट जो था ना, फॉर एग्जांपल एक जो एथलीट था वो स्टार्टिंग पॉइंट था उसका, क्लियर हो गई। उस एथलीट जहाँ से एक जगह से एथलीट स्टार्ट होगा ना और वो कांस्टेंट एथलीट जो था, अगर मैं तस्वीर बनाऊं तो ये एथलीट है, ठीक है। ये खड़ा था, जैसे अपॉन सिग्नल उसने मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है, सिग्नल, और इसी टाइम एक साइकिलिस्ट ने उसे पास कर लिया। तो बता रहे कि जिस मूवमेंट से उसने अभी स्टार्ट किया था, how far beyond the starting point will the athlete overtake the cyclist and what will be the speed of the athlete at the time when it overtakes the cyclist respectively। तो अब बताओ कि जब ये एथलीट जिस स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक जब इसको साइकिलिस्ट ओवरटेक कर रहा था तो यहाँ तक का भाई मीटर बताओ, सही है, ये एक बात हो गई। और फिर बताओ कि किस स्पीड से, स्पीड ऑफ द एथलीट बताओ, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हमें दी गई है, सही है। तो पहले तो भाई हम एथलीट के डिस्टेंस निकालेंगे जो कि ये निकलेगा, फिर हम साइकिलिस्ट के डिस्टेंस निकालेंगे, फिर उसे हम पुट करेंगे। उसके बाद ठीक है, पुट करने के बाद जब हम उसका डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस मालूम करना था ना, यानी वो डिस्टेंस ये था कि जब वो जिस जगह से वो स्टार्ट हुआ और फिर वो वहाँ तक आया जहाँ से उसको ओवरटेक किया गया है, ठीक है। तो ये वो फासला था, ठीक है। उसके बाद हमें
वो स्पीड वेलोसिटी भी मालूम करनी है जिस वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा था, तो ये उसकी स्पीड हो गई। ये समझ आए। पहले हमने एथलीट का डिस्टेंस निकाला, फिर साइकिलिस्ट का, फिर उससे बराबर किया क्योंकि दोनों एक ही जगह पर आ गए थे ना, और फिर हमने एथलीट वाला निकाल लिया। अगर हम साइकिलिस्ट का भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास टी की वैल्यू आ गई है। अगर हम, लेकिन हमसे साइकिलिस्ट की कोई चीज़ पूछी नहीं गई, हमसे एथलीट का पूछा गया, इसलिए मैंने एथलीट का डिस्टेंस आगे सॉल्व किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, अ स्टोन इज़ थ्रो हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि एक स्टोन है, इधर देखो भाई, एक लड़का है, उसके पास एक स्टोन है, ठीक है, और वो जो लड़का खड़ा है ना, वो ग्राउंड, वो जो बॉल है, वो बॉल ग्राउंड से 2.5 मीटर या हाइट के फासले पर है, ठीक है। भाई खुद देखो, जब इंसान खड़ा होता है और हाथ में बॉल ले ले, तो बॉल से लेकर ग्राउंड तक जो फासला है वो 2.54 मीटर है। फिर वो क्या करते हैं, उस बॉल को फेंक रहा है, ठीक है। जब उस बॉल को फेंक रहा है, वो किस तरह फेंक रहा है, एक दीवार पे फेंकना चाह रहा है, और वो दीवार की जो हाइट है ना, वो क्या है, वो 1 मीटर है। और दीवार की और बंदे के पर्सन और वॉल के बीच में जो फासला है वो 14 मीटर का है। इतनी बात समझ आ गई। ये आपकी चीज़ें दी गई है सवाल में, आप फिर सवाल पढ़ भी लीजिएगा खुद। और अब ये लड़का जो है बॉल को फेंकेगा, सही है। ये सवाल का सिचुएशन है। अब आप सवाल को खुद भी पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आएगा। अब आपसे पूछे कि व्हाट द हाइट स्टोन विल रीच एट व्हाट हाइट। अब बताओ कि किस हाइट पर वो जो भाई उसने ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंकी है ना, तो जब इंसान हॉरिजॉन्टली भी फेंकता है तो ऊपर की तरफ फेंकता है, यानी ऊपर होकर फेंकता है, तो वो कितना हाइट पे गया होगा, और कब वो जो है जो स्टोन है वो लैंड कर गया, यानी ग्राउंड पर आया होगा, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात। अब ये दो फॉर्मूलाज हैं। हाइट मालूम करने के लिए पहले हमने उसका हाइट निकाला, टाइम निकाला, फिर उसको डिस्टेंस निकाल दिया। डिस्टेंस डायरेक्ट हम निकाल नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, तो पहले हमने टाइम निकाला, उसके बाद हमने वो स्पीड निकाली, ठीक है, सॉरी हाइट निकाली है, डिस्टेंस और हाइट निकाली है, क्योंकि उन्होंने हमसे क्या सवाल किया है, हमसे हाइट का सवाल किया है कि एट व्हाट हाइट द स्टोन विल रीच और वेयर विल द स्टोन लैंड। यानी इस तरह मैं आपको तस्वीर, ये इसने बॉल पकड़ी हुई है, जब ये इसको फेंकेगा तो कुछ रेंज प्रोजेक्टाइल की मोशन बनेगी ना, हाइट पर भी जाएगा और फिर वापस ज़मीन पर भी आएगा। तो ये उस हाइट का पूछ रहे हैं हमसे, और कहाँ पर यानी फेंकी है, कितना फासला उसने तय किया है, ठीक है, कितना फासला उसने तय किया है और तब जाके गिरा है, और किस हाइट तक गया है, ये दो चीज़ें हमसे पूछी गई हैं। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन ही इसमें आ गया है। अब ऑल द हीट सप्लाई टू अ सिस्टम इज़ कन्वर्टेड इनटू वर्क, इन कौन से प्रोसेस में ये होता है, आइसोथर्मल में। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 बोलता है कि बोहर थ्योरी है। अच्छा भाई बताओ, अराउंड द न्यूक्लियस अलाउ टू हैव, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। हर हाइड्रोजन एटम जो इसके पास ये वाली मोमेंटम होनी चाहिए तभी वो मूव करेगा। भाई मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड हमेशा याद रखिएगा, ये आपकी जान नहीं छोड़ेगा, ये थ्रेशोल्ड ये हर जगह आएगा आपके मेडिकल में भी, अगर आप आगे भी बढ़ना चाहो तब भी आपकी जान नहीं छोड़ेगा। थ्रेशोल्ड हर वो चीज़ है जो हमें मिनिमम एक चीज़ के लिए चाहिए। फॉर एग्जांपल ये वो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे काम स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कैसी एग्जांपल दूं कि ऐसा समझ लो कि अगर आप चाहते हो कि भाई एक बच्चा मेडिकल में जाना चाहता है, तो कम से कम उसका, अगर वो फॉर एग्जांपल सिर्फ MBBS में वो ट्राई करना चाह रहा है, तो कम से कम अगर हम रेंज परसेंटेज देखें तो 85 तो होनी चाहिए कम से कम। ये तो बहुत, यानी कम से कम अगर मैं जाऊँ तो चलो 80 होनी चाहिए। तो ये जो 80 है ना, ये समझो वो थ्रेशोल्ड परसेंटेज है, कि थ्रेशोल्ड परसेंटेज है कि चलो कुछ ना कुछ हो जाएगा, सही है, यानी इतनी तो होनी चाहिए। फिर ये सिर्फ थ्रेशोल्ड यानी कम से कम चीज़ हो जो होती है ना, जिससे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद NPN ट्रांजिस्टर है द करंट I दैट फ्लो इन द इमिटर सर्किट। अच्छा ये फॉर्मूला बनता है जब हम इमिटर सर्किट में फ्लो करते हैं, IC + IB। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, इन फोटो डायोड द बायस वोल्टेज इज अप्लाइड रिवर्स। फोटो डायोड में रिवर्स होता है।
गामा रेज आर emitted from nuclei of radioactive atoms. They are nothing but high energy electrons magnetic radiation. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 वर्ड्स हैं, आपको 5 वर्ड्स अपने अपनी जगह पर रखने हैं, ठीक है। आप पूरे पर हम पढ़े तो भाई कैरिड बाय फोटोन्स, अगर उस पूरे को पढ़ने के बाद आई थिंक ये वाला चार्ट फिट हो रहा है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 37, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन व्हेन अल्फा पार्टिकल्स मिशन आकर, वही अल्फा पार्टिकल का भाई पता है आपको होना चाहिए। द रेजिस्टिविटी, देखो रेजिस्टिविटी आ गई, इसका यूनिट ये होता है 1 किलोवाट आवर इज इक्विवेलेंट बाय अ फैक्टर। आप ये मैंने आपको बताया भी था, ये बहुत इजी है, मैंने पिछले वीडियोस में समझाया है, ये कैसे आप खुद भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं आइडेंटिफाई द केमिकल सिग्मेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्यूजन। अच्छा, फ्यूजन ऑफ एक फिजर होता है, एक फ्यूजन होता है आई थिंक, और एक फिजर होता है फ्यूजन। तो फ्यूजन जब दो चीज़ें मिलकर एक चीज़ बनाए, और फ्यूजन यानी जब आप एक चीज़ को दो में तोड़ दो। तो रिएक्शंस तो सारे ऐसे ही है कि भाई एक एक्साइटेड न्यूक्लियस को दो में तोड़ा गया है, ठीक है। तो फिर इसमें आंसर क्या बनेगा? अच्छा, अगर हम यहाँ पर आए तो इमिशन फ्रेगमेंट्स, इमिशन फ्रेगमेंट्स, एनर्जी रिलीज एनर्जी, अच्छा एनर्जी कन्वर्ट, ये वाला तो नहीं है भाई, एनर्जी कन्वर्स नहीं होता है, रिलीज़ ही होता है। उसके बाद अच्छा एक्स वाई एक्स वाई एक्स एक्स, अच्छा इस तरह नहीं होगा, वाई और एक्स एक्स नहीं होगा। आंसर आपका ये सही बन रहा है क्योंकि ये एक्स और वाई है, ऊपर यहाँ पे जो है एनर्जी रिलीज़ लिखा हुआ है, ये बिल्कुल फिट हो रहा है, ठीक है। चलें, आपकी ये 2016 के 2 वीडियोस तो मुकम्मल हो गई, ठीक है।